11th क्लास की वीडियो में हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स किए थे और आज हम करने वाले मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट की। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अगले पार्ट में बचे हुए सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। यहाँ पे 4 सेट दे रखे जो कि ए बी सी एंड डी है। तो उसमें से बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। अब हमने चारों सेट को बोर्ड पे लिख लिया है, जिसमें से हमें 3 सेट तो काफी क्लियरली दे रखे, केवल ए वाला सेट क्लियरली नहीं दे रखा। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। ए इक्वल टू इसकी वैल्यू होगी, बताया ए इज द सबसेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करने पे हमें एक्स की परफेक्ट वैल्यू पता पड़ जाएगी। और इस तरह से सोल्व करके देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x को स्प्लिट करें तो 12 लाने के लिए हम इसे माइनस 6x माइनस 2x जरूर लिख सकते हैं। माइनस 6x और माइनस 2x माइनस 8x होता है, वो मल्टीप्लाई में प्लस का 12x स्क्वायर आंसर आ रहा है। इसका मतलब करेक्ट है। थोड़ा सोल्व करें इसे तो x माइनस 6 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू 6 और 2 आई है, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे a के सेट के फॉर्म में। अब मैं बता रहा था कौन किसका सबसेट है। तो सबसे पहले a को लेते हैं। a इज सबसेट ऑफ 2 and 6 आ रहे हैं b में, 2 and 6 आ रहे c में, तो a इज सबसेट ऑफ c, d में नहीं आ रहे। b को ले, b इज सबसेट ऑफ a का हो नहीं सकता है, c का जरूर है। अब d की बारी, तो देखो d 6 है और ये तीनों में है, मतलब b c और a तीनों में है, इसलिए d इज सबसेट ऑफ a, d इज सबसेट ऑफ b एंड d इज सबसेट ऑफ c। और ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अभी नीचे जितने भी हमें स्टेटमेंट दिए उसमें से हमें पता करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसके आगे इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, अगर वो सही है तो उसे प्रूव करके बताओ। इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल, और अगर वो गलत है तो एग्जांपल देके बताना है कि वो गलत कैसे है। नॉर्मली तुम्हें पता होगा कि एग्जांपल देना ज्यादा सरल होता है प्रूव करने की बजाय, और रियल लाइफ में भी सबके साथ ऐसा होता है कि अगर हम सही है तो हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, और लोग हमें गलत बताने के लिए छोटी मोटी बातें पकड़ते, मतलब एग्जांपल्स देते। तो प्रूव भी हम अगर इस लेसन का अच्छे से नॉलेज रखते तो कर पाएंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि हम अपने आप को प्रूव कर पाए। जैसे कि लोग तुम्हारे रिजल्ट को दूसरी बोर्ड एग्जामिनेशन से कंपेयर करके बता रहे होंगे कि तुम्हारा कोर्स काफी इजी था, या तुम्हारी चेकिंग काफी इजी थी, या तुम्हारी पढ़ाई काफी इजी है, बजाय कि किसी और दूसरे कोर्स के या किसी और दूसरे बोर्ड के। और ये बात तुम्हें बाद में बड़ी एग्जाम मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रूव करके बतानी है कि फर्क कोर्स से नहीं पड़ता, फर्क कोर्स को पढ़ने वाले से पड़ता है। सो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं और करते हैं पहला वाला बिट। तो क्वेश्चन में दिया x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। तो पहले नॉर्मली देखें ये ट्रू है या फॉल्स है। इसका कहना है कि अगर कोई से भी एलिमेंट अगर a में आता है मतलब वो a से बिलोंग करता है, और अगर a बिलोंग करता है b से, तो x बिलोंग करेगा क्या b से। इतना इजीली समझ में नहीं आ रहा तो इसे एक एग्जांपल रख के देखते हैं। देखिए इफ a इक्वल टू 1 2, और मान लेते x इक्वल टू है 1, तो x बिलोंग्स टू a का कहने का मतलब है देन x बिलोंग्स टू a का मतलब 1 बिलोंग्स टू a, जो भी सही बात है। और ऐसा कहा कि a बिलोंग्स टू b, मतलब a के मेंबर्स b में आ रहे, तो b कुछ ऐसा हो जाएगा b इक्वल टू, जिसके अंदर a बिलोंग्स में है, इस कारण से a को ऐसे लिखा जाएगा। इसके अलावा कुछ और मेंबर हो, सपोज कर लेते b के अंदर एक और है 3, तो कुछ ऐसा हो जाएगा वो।
तो अब हम कह सकते हैं क्या कि x b से बिलोंग कर रहा है। तो हम देखें x की वैल्यू है 1, तबकि 1 तो इससे बिलोंग ही नहीं कर रही है क्योंकि इससे बिलोंग कर रहा है बेस के साथ में 1। इसका मतलब ये गलत है, तो इसे हम लिख देंगे फॉल्स, और ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। सेकंड बिट देखें, सेकंड बिट में दिया है अगर ए सबसेट है बी का और बी बिलोंग करता है सी से, तो ए भी बिलोंग करेगा सी से। नॉर्मली समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल रख के देख लेते। अगर बी की वैल्यू ले हम 1 2 3, तो ए सबसेट है बी का, इसका आंसर हम लिख सकते हैं ए को 1 या कोई सा भी ऐसे मेंबर जो इसके अंदर आ रहा हो बी के अंदर, ताकि सबसेट बन जाए। अब बताए बी बिलोंग्स टू सी, मतलब बी के सारे मेंबर्स सी में आ रहे हैं, पर किस तरीके से? ब्रेस के अंदर। अब यहां पे कुछ और भी होगा इसका मेंबर, तभी इसने बिलोंग्स टू में फॉर्म में लिखा है। अगर ये अंदर वाले ब्रेस नहीं होते तो ये सबसेट लिखता। तो इन्होंने कहा कि ए बिलोंग्स टू सी, मतलब ए मतलब 1 बिलोंग्स टू सी, करेगा क्या? तो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे भी पहले जैसी कंडीशन जैसे ब्रेस 1 बिलोंग्स टू सी हो रहा है, इसका मतलब ये वाला भी फॉल्स हो गया। थर्ड बिट को देखें, तो थर्ड बिट को हमने राइट डाउन कर लिए। तो थर्ड बिट है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ये वाली चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर याद नहीं हो तो पुराने वीडियोस को देखना। और हमें पता है ये चीज ट्रू है, इसका आंसर से एग्जांपल के बाद प्रूव करने के बजाय डायरेक्टली प्रूव कर लेते हैं। लिखते हैं लेट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, देन अगर एक्स ए से बिलोंग करता है, मतलब एक्स ए के अंदर आने वाला कोई एलिमेंट है और ए सबसेट है बी का, इस कारण से एक्स इज बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी, और बी सबसेट ऑफ सी, इस कारण से लिख सकते हैं अपन एक्स इज बिलोंग्स टू सी। मतलब ए के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट सी के अंदर भी आ रहे हैं, और ऐसा होने के कारण से हम कह सकते हैं सो ए इज सबसेट ऑफ सी। और ये यहां पे प्रूव हो गया। कल वाले वीडियो में भी हमने ऐसे ही सबसेट बनाए थे और प्रूव कर देते कुछ एग्जांपल्स को। फोर्थ वाले की तरफ बढ़े, फोर्थ वाला बिट लिखा है इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। नॉर्मली समझ में नहीं आ रहा, इसलिए एग्जांपल रख के देख लेते वापस से, जैसा पहले माना था। इफ ए इज 1 2, और यहां पे दिया ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, सो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू इन दोनों के अलावा कुछ भी, मतलब लिख लेते हैं यहाँ पे 3 4 5, कुछ भी, मतलब जो भी बनना है इन दोनों के अलावा। अब बी बताए सबसेट ऑफ सी है, इस कारण से हम लिखेंगे सी इक्वल टू 3 4 और इसके अलावा कुछ भी जो हमें लिखना हो। तो अब ये वाली लाइन देखें, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ऐसा होगा क्या? यहाँ देखने में तो लग रहा है ऐसा हो सकता है, पर गलत है। हमने कहा सी में 3 और 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है उसके अंदर 1 और 2 भी हो, इसका मतलब ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ट्रू था। नेक्स्ट वाला बिट देखें, इसमें पूछा है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। तो नॉर्मली समझ में नहीं आ रहा है, एग्जांपल ले लेते जैसे पहले लिया था। अगर ए को मान ले 1 2 और बताए ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो बी को ले लेते 3 4, मतलब 1 2 के अलावा कुछ भी, या हो सकता है कि एक अकेला 1 आ रहा हो या अकेला 2 आ रहा हो। अब एक्स का था एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, 1 या 2 दोनों, और ए बी का सबसेट नहीं है, तो हम देखेंगे 1 और 2 दोनों में से कोई से भी नंबर, मतलब जो चाहे हम वो चीज बी में नहीं मिलेगी हमें। हो सकता है 1 मिल जाएगा, 2 नहीं मिलेगा, तबकि 2 भी एक्स से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दोनों को मिलना पड़ेगा इसके अंदर,
और यहाँ पे दोनों नंबर नहीं हो सकते, इस कारण से ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया ए इज सबसेट ऑफ बी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये बात तो कंफर्म सही दिख रही है, क्योंकि ए जब सबसेट है बी का, तो जो चीज बी में नहीं होगी वो चीज ए में कैसे हो सकती है। तो इसको डायरेक्ट हम ट्रू लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा सकते हैं। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए है सबसेट बी का, इसका मतलब ए के अंदर आने वाली सारी चीजें बी के अंदर आ रही है। तो बी के अंदर कोई चीज नहीं आ रही है, मतलब बी के अंदर कोई सी भी चीज नहीं आए तो वो ए के अंदर तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है बी का। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इक्वल टू सी। तो ये बात हमने यहाँ पे लिख ली है। हमें 3 सेट दिए गए ए बी एंड सी। अब इसमें हमें पता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें बी और सी को प्रूव करना है कि दोनों बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं बी का कोई एक एलिमेंट है एक्स, मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इस कारण से हम कह सकते हैं, तो इस कारण से हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है ना? अगर वो बी में आ रहा है तो उसको किसी के साथ भी यूनियन बनाएंगे, उन सबके साथ में आएगा। और इसी बात से हम कह सकते हैं, जो यहां लिख रखा है इक्वल टू वाली लाइन, उसी से हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। यहां पे ब्रैकेट में हम ये वाली लाइन लिख देंगे। अब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी का मतलब क्या हुआ? या तो वो ए में है या तो वो सी में है। इसको हम यहां पे लिख सकते हैं। सो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। पहला केस लेते हैं। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स ए के अंदर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमने पहले कहा था कि बी के अंदर आ रहा है और यहां पे हमने देखा है कि वो ए के अंदर आ रहा है। इसका मतलब वो दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। सो हम एक बात कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, इस वाली लाइन के थ्रू, और ये लाइन इसके पीछे लिख देंगे। और इसी चीज से हम कह सकते हैं कि एक्स ए और सी दोनों में आ रहा है, इसका मतलब वो सी में भी आ रहा है। अब ये वाली बात हम इस वाले केस से भी ला सकते थे, केस सेकंड से। केस सेकंड होता इफ एक्स बिलोंग्स टू सी, तो हमारा तो ये वाला काम डायरेक्ट ही बन गया, मतलब इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही बन गया, मतलब इस लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इस बात को देखो, एक्स बिलोंग्स करना था बी में, मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जो बी में आ रहे वो सारे के सारे एलिमेंट सी में आ रहे। इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है? अब सेम केस हम यहाँ पे सी की लेके देखें, और मतलब अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो एक और बार करने वाले अच्छे से समझ लेना। लेट एक्स बिलोंग्स टू, जो हम एलिमेंट कह रहे थे कि बी में आ रहा है, अगर सपोज करें वो बी में नहीं है, सी में है, या कोई एलिमेंट माने तो सी के अंदर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। जैसे हमने पहले कहा था, कोई भी एलिमेंट अगर एक सेट में आ रहा है तो उसके किसी के साथ भी यूनियन बनाएंगे, उसके साथ भी आएगा। और इस कारण से हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और यहां पे ये वाला रीजन लिख सकते हैं। और इस बात से हमें पता पड़ता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी।
अगर x बिलोंग्स टू b हुआ तो हमारा काम फटाफट हो जाएगा, पर x बिलोंग्स टू a हुआ तो ले लेते पहला केस। अगर x बिलोंग्स टू a है तो हम कह सकते हैं कि x c और a दोनों में आ रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। और इस वाले लाइन के थ्रू कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। रीजन ये वाला हो जाएगा जो गिवन है, और इसके थ्रू कह सकते हैं कि x b में भी आ रहा है। और अगर ये वाला केस लेते हैं तो डायरेक्टली x बिलोंग्स टू b होता। तो यहां पे हमें पता पड़ रहा है कि ये सारे एलिमेंट जो c के अंदर आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट b के अंदर भी आ रहे हैं। इसका मतलब c इज सबसेट ऑफ b। देखो हम यहाँ पे बाय लेके भी कर सकते थे, बात तो बराबर ही होती, हमें बस ये पता पड़ता है c इज सबसेट ऑफ b। अब ये दोनों कंडीशन को देखो और इसी से हमने सीखा था और इससे पहले भी क्वेश्चन को सोल्व किया है। b c का सबसेट है और c b का सबसेट है, तो इन दोनों के थ्रू हम कह सकते हैं b इक्वल टू c। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। हमें 4 कंडीशन दिए और बताना है कि चारों के चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है, मतलब ये चारों बात या चारों कंडीशन सेम बात कह रही है। तो हमने इसे लिख लिया। पहली कंडीशन को देखें, a इज सबसेट ऑफ b। इसका मतलब तो सिंपल सा होता है कि जो भी चीजें a के अंदर आ रही है वो सारी चीजें b के अंदर भी आएगी। ये होता है सबसेट। a के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट b के अंदर भी आते हैं। तो पहले ने ये वाली बात की। इस वाले में क्या रखा है, a माइनस बी इक्वल टू 5। और 5 कब आता है, जब a में आने वाले सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब इफ x बिलोंग्स टू a तो माइनस करने में 5 आया, इसका मतलब b के अंदर वो सारे एलिमेंट आए होंगे, जिसके कारण से a के सारे एलिमेंट माइनस होकर 0 हो गए होंगे। इसका मतलब सिंपल ही है, x बिलोंग्स टू b, तभी तो जाके 5 आंसर आएगा। अगर ये वाली चीज समझ में नहीं आई हो या ये वाली चीज समझ में नहीं आई हो तो इससे पहले के वीडियोस देखना जिनमें इनके बारे में बताया है। इस वाले को देखें, अगर वापस ये माने इफ x बिलोंग्स टू a तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इससे पहले भी हमने यही करा है, कोई सी भी चीज अगर एक सेट में आ रही है तो उसकी यूनियन में तो आएगी। और इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b इक्वल टू b था, तो b। इसका मतलब यहां पे भी तीसरे में भी सेम बात कही है। चौथे वाले में देखें, इफ x बिलोंग्स टू a और कोई चीज a के अंदर आ रही तो इस कंडीशन के हिसाब से हम उसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a इंटरसेक्शन b के बराबर है। और अगर x दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, मतलब दोनों में आ रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू b। तो चारों में एक ही बात बताइए कि जो चीजें a के अंदर आ रही है वो सारी चीजें b के अंदर भी आ रही है। कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, शो दैट इफ a इज सबसेट ऑफ b देन c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस c। क्वेश्चन को हमने लिख लिया। हमें अगर दिया मतलब माना है इफ, तो हमने उसको दे दिया कि अगर ऐसे दिया हो a सबसेट है b का तो हमें यह बात प्रूव करनी है। अब हम अगर सपोज करें कि कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी एक x अगर बिलोंग करती है c माइनस b से, तो हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू c माइनस a। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी मेंबर x अगर c माइनस b से बिलोंग कर रही है, इसका मतलब कोई भी एक सेट है c, उसके अंदर से c और b का इंटरसेक्शन और माइनस कर दिया जाए तो जो भी चीज बचेगी उससे अगर x बिलोंग कर रहा है, हम जानते हैं जो कि दिया है कि a सबसेट ऑफ b, मतलब a के अंदर जो भी आ रहा था वो सारी चीजें b के अंदर भी आ रही थी। तो जब b c में से माइनस कर रही थी तब वो अगर x को माइनस नहीं कर पाई तो a तो c में से x वाला एलिमेंट तो माइनस कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू c माइनस a इस बात के थ्रू। तो ऐसे सारे एलिमेंट जो c माइनस b में आ रहे वो सारे के सारे एलिमेंट c माइनस a में भी आएंगे।
और जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं उसके थ्रू हम कह सकते हैं C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए। तो काफी छोटा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 6, एज्यूम दैट पी ए इक्वल टू पी बी, शो दैट ए इक्वल टू बी। मतलब हमें दिया है कि पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी बराबर है, तो हमें प्रूव करना है ए और बी दोनों बराबर है। सपोज करें कि एक सेट ए है, उसमें कोई भी मेंबर एक्स है, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के एलिमेंट को हमने एक्स कहा है, तो हम जानते हैं कि ए बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए से। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर सेट तो किसी सेट के सारे सबसेट का सेट कहलाता है। इसका मतलब अगर हम सपोज करें कि ए इक्वल टू है 1 और 2, तो इससे सबसेट बनेंगे 5, 1, 2 और 1, 2। और इसी का अगर हम सेट बना दे तो वही तो पावर सेट कहलाता है। अब देखो ए को हम कह सकते हैं कि बिलोंग्स टू पी ए है, सबसेट तो डबल ब्रेस लगाना पड़ता है, पर अब बिलोंग्स टू में तो इसको लिख सकते हैं हम, और यही चीज हमने यहां पे भी लिखी है, और ये दोनों आपस में बराबर है, इस कारण से हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू पी बी। बट अभी जैसे ये वाली लाइन लिखी उसी के जैसे हम लिख सकते हैं बी इज बिलोंग्स टू पी बी, और एक्स भी बिलोंग करेगा पी बी से, क्योंकि अगर ए बिलोंग कर रहा है और एक्स बिलोंग कर रहा था ए से, ए बिलोंग कर रहा है पी बी से, इसका मतलब एक्स भी बिलोंग करेगा पी बी से, इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा बी से। तो इस दोनों लाइन के थ्रू हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसी सारी चीज जो ए में आ रही है वो सारी चीज बी में भी आ रही है। अब इसका उल्टा करें, मतलब अब इसे अलग तरीके से करें, मतलब हम अगर के इफ एक्स बिलोंग्स टू बी, तो हम लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू पी बी, और इसी बात के थ्रू लिख सकते हैं हम बी बिलोंग्स टू पी ए, मतलब इस वाली लाइन के थ्रू जो हमें दिया है। और हम जानते हैं ए बिलोंग्स टू पी ए, और एक्स बिलोंग कर रहा था बी से और बी बिलोंग कर रहा था पी ए से, इसका मतलब एक्स भी बिलोंग करेगा पी ए से, इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा पी ए से। अब यहां पे देखें हम एक्स बिलोंग्स टू बी ए और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए, और ऐसी जब भी कंडीशन आती है तब हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी। ए अगर बी का सबसेट है और बी अगर ए का सबसेट है तो ए और बी दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए यूनियन पी पी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इस बार पूछा है, मतलब प्रूव करने के लिए नहीं बोला है, इसने केवल ये पूछा है कि ये ट्रू है क्या, और कंडीशन जो है वो हमने यहाँ लिख दी है, जो कि है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होता है। अब इससे थोड़ा सा उलट हमने एग्जांपल में पिछले वाले वीडियो में प्रूव किया था, और वो ये था कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। और अभी चेक करने के ट्रू है या नहीं है, इसका मतलब हम एग्जांपल की हेल्प ले सकते हैं। तो एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। सपोज करते हैं दो सेट है हमारे पास, एक ए है 1 2 ले लेते हैं, एक बी है 2 3 ले लेते हैं। अब ये सारी चीजें निकाल लेते हैं और उसके बाद उसे इसमें पुट करके देख लेंगे कि सही है या नहीं है। यूनियन की भी जरूरत पड़ेगी, तो ए यूनियन बी ले तो वो हो जाएगा 1 2 3। अब हमें देखना पी है, तो इससे सारे सबसेट लिखने स्टार्ट करें, 5 हो जाएगा 1 2, इसके अलावा 1 2 और ब्रेस को क्लोज कर दिया। बी के लिए देख लें पावर सेट ऑफ बी, इसके सारे सबसेट का सेट मतलब 5 2 3 2 3,
ये पी भी हो गया। अब इसका पावर सेट देखें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले 5, तीनों को एक बार सिंगल ले लेते, एक बार डबल ले लेते, इस बार तीनों को ले लेते, अब इसका यूनियन देखें तो हमें दोनों को आपस में बराबर लिखने की जरूरत भी नहीं है, मतलब हमें पी ए यूनियन पी बी निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर मैक्सिमम 2 एलिमेंट वाला सेट आ रहा है, तबकि इस वाले में मैक्सिमम 3 एलिमेंट वाला सेट आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, तो लिख देंगे कि ये चीज ट्रू नहीं है, और ये चीज हम यहाँ लास्ट टाइम में लिखेंगे और नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, वो बता देंगे कि ये ट्रू नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, और अगर तुम कर सको तो जरूर करके देखना, मिस लेने से तो तुम्हारा दिमाग अच्छे से शार्प होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, उनको पूरा करने की कोशिश करते रहना, जैसा कि अभी तुमने 10th के रिजल्ट के थ्रू किया है। और एक बात हमेशा याद रखना, यू आर द बेस्ट।